हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना मोमोज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना फ्रेंचाइजी के। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए, आज से 8-10 साल पहले मेरा खुद का मोमोज का बिजनेस था। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, मैंने छोटे से कार्ट से शुरुआत की थी। रोड के किनारे मैंने अपना खुद का मोमोज का स्टॉल लगाया था। अब मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि मैंने मोमोज कार्ट लगाया, क्योंकि मैंने उस कार्ट से बहुत अच्छा पैसा कमाया। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये मैं अपनी खुद वीडियो में कहता हूं। तो मैं छोटा काम करने में कैसे शर्मा सकता हूं? तो मैंने कार्ट लगाया था और अच्छा पैसा भी कमाया था। तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं। और अगर आप अपना मोमोज का बिजनेस करना चाहते हैं या अपना कोई भी फास्ट फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों, आप यहां पर 10 तरीके के यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। उसके बदले में अगर आप ये मेरा वीडियो एंड तक देख लोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। साथ ही में दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मेरी पर डे की सेल कितनी होती थी, मैंने कितने शेफ रखे थे, किस तरीके से काम होता था और कौन कौन से स्टेप्स थे जिनको मैंने फॉलो किया, मेरी स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, आज की वीडियो कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको बता दिया जैसे कि होने वाली है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल आपको कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कैसे करना है ये पूरा बिजनेस, ये सब आपको पता चलने वाला है। और 5 से 6 स्टेप्स में मैं बात करूंगा। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, आप आराम से अपना बिजनेस कर पाएंगे। लाइसेंस कौन सा लगने वाला है, मशीन इक्विपमेंट्स कौन से लेने वाली है। अब मशीन और अगर इक्विपमेंट की बात करूं तो मोमोज के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में आपको कोई मशीन नहीं लेनी है। मैंने भी कोई मशीन नहीं ली थी। अगर आपका एक स्टॉल है, आप एक दुकान खोलने वाले हैं, तब आपको कोई मशीन की तरफ नहीं जाना। हालांकि देखिए दोस्तों, मोमोज बनाने की बहुत सारी मशीन्स आती हैं, मोमोज का डो यानी कि मैदा गूंदने वाली बहुत सारी मशीन्स आती हैं, बट वो तब आपको करनी है जब आपका एक कार्ट से 2, 3, 4 कार्ट हो जाए, जब आपकी एक दुकान से 2-3 दुकानें हो जाए और आपको लगे कि मोमोज के पत्ते बेलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि मोमोज के बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो यही होती है कि मोमोज के पत्ते बेलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तब आप मशीन की तरफ स्विच कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कम इन्वेस्टमेंट में कैसे आप शुरू कर सकते हैं। मेरा कितना इन्वेस्टमेंट लगा था, कहां से मैंने कार्ट खरीदा था, नया खरीदा था, पुराना खरीदा था, सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो बिना फ्रेंचाइजी के बेसिकली अगर आप कोई भी फास्ट फूड का बिजनेस करना चाहते हैं, सो आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देख लेना। अगर आपको बीच में लगे कि ये वाला पार्ट मेरे काम का नहीं है, सो आगे स्विच कर लेना, बट एंड तक जरूर देखना। हो सकता है आगे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो जो मैंने बताई हो, वो आप स्किप कर जाओ। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, सबसे पहले हमारे मन में कोई आइडिया आता है बिजनेस को करने का। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपना फूड बिजनेस करना है और उनके दिमाग में आ गया कि यार हम फास्ट फूड का कोई काउंटर लगा लेते हैं, या हम जो भी, आप फास्ट फूड में बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मेरा कार्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ मोमोज का बिजनेस नहीं था, मैं मोमोज के साथ काफी और प्रोडक्ट्स भी सेल करता था। एंड ये मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं, 8 से 10 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़े बहुत स्नैप्स लिए थे। अगर मेरे को बहुत ज्यादा फोटोज मिल गए, जितने फोटोज मेरे पास पड़े होंगे वो सब स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो उनको देखने के बाद। सो मेरे पास स्टीम मोमोज वेज और स्टीम मोमोज पनीर, फ्राइड वेज मोमोज, फ्राइड पनीर मोमोज, इसके अलावा ग्रेवी मोमोज, इसके अलावा वेज बुलेट्स, इसके अलावा चिली पोटैटोज, हनी चिली पोटैटोज, बहुत सारी चीज़ें थी, मैक्रोनी, इसके अलावा नूडल्स थे, बहुत कुछ था। तो ये सारा मेन्यू था मेरा पूरा, मतलब बेसिकली पूरा चाइनीज प्रोडक्ट एंड फास्ट फूड था मेरा, और एक छोटे से कार्ट में लगाता था। बट सेल इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बहुत ज़्यादा सेल थी, मतलब 4 घंटे में दबा के सेल होती है, हम पूरे दिन। अब आपको लगता होगा कि यार हम जब किसी भी कार्ट में जाते हैं तो वो 2 मिनट में नूडल बना के दे देता है, 2 मिनट में मोमोज बना के दे देता है। यार वो सिर्फ कार्ट में काम नहीं हो रहा होता, कार्ट लगने से पहले पूरे दिन की मेहनत होती है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इनिशियल स्टेज में। तो हमारी भी बिजनेस की शुरुआत में बहुत मेहनत थी। हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे। अब आप ये समझ लीजिए, मैं अपने शेफ्स के साथ काम करता था, और शेफ मैं आउट ऑफ सिटी से लाया था जो कि मेरे पास ही रहते थे। मैं उनको रहने की सुविधा और खाने की सुविधा भी देता था, जिसकी वजह से मैं उनसे 100% आउटपुट ले पाता था। अगर वो सेम सिटी के होते तो वो भैया 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करने के बाद घर जाने की डिमांड करते, बट वो मेरे पास ही रहते थे। तो आइडियली मैं खुद 5 बजे उठ के फ्रेश होकर 6 बजे सबको उठा देता था, और फिर उसके बाद काम चालू हो जाता था। और इस काम को करने के लिए ना स्पेशली मैंने एक कोठी ली थी रेंट पे, जहां पर ये सारा काम होता था, सारी प्रिपरेशन होती थी। ये तो हो गई एक चीज। अब आप भी समझ लीजिए कि अगर आप ये बिजनेस करने वाले हैं तो आपके पास एक सेपरेट स्पेस चाहिए जहां पर ये सारी चीजें प्रिपेयर होंगी, आपके मोमोज बनेंगे, ये सारी चीजें जो भी रॉ मटेरियल आपका तैयार होगा। उसके बाद अगर आपका कार्ट है तो वहां पर जाने के बाद ये सारी चीजें लेआउट होंगी।
लगेंगी। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से काउंटर में, तो हमारा सारा मटेरियल रूम पे तैयार होता था और उसके बाद उसको एक ट्रॉली में लगाने के बाद ट्रॉली से हम वहां पर लेकर जाते थे कार्ट में, और कार्ट में ये जो आप प्लास्टिक के कंटेनर्स देख रहे हैं, प्लास्टिक के जो बास्केट्स देख रहे हैं, इसमें सारा प्रोडक्ट लगने के बाद डिस्प्ले हो जाता था ताकि लोग आकर आराम से हमसे ऑर्डर कर सकें। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आप कोई भी फास्ट फूड का या मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास बजट कितना है। उस बजट के हिसाब से प्लानिंग करनी है। आप कार्ट में शुरू करना चाहते हैं, आप शॉप लेकर शुरू करना चाहते हैं, या फूड ट्रक में शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या बजट फ्रेंडली है, उसके हिसाब से आप सोच लो। और देखिए, सबसे सस्ते में शुरू कर सकते हैं आप कार्ट में। उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं अपना फूड ट्रक लेकर, आप सेकंड हैंड गाड़ी लेकर अपना फूड ट्रक कन्वर्ट करवा सकते हैं उसको, और अपना मोमोज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है उसमें कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है वो होता है शॉप लेकर भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सो आप तीनों में से डिसाइड कर लो कि आपका बजट कितना है और आप कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, आपको यह सोच लेना है कि आप वो खुद बनाने वाले हैं सारे प्रोडक्ट्स, या उसके लिए आपको शेफ हायर करना है। अगर आप खुद बनाने वाले हैं तो आपको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा टेस्ट बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, फूड बिजनेस में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया ना कि अगर आपके प्रोडक्ट में टेस्ट नहीं है तो जो कस्टमर एक बार आएगा वो जिंदगी में दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ये बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन ये बहुत सच है। क्योंकि अगर देखिए आपके मोमोज में उसको वो बात नहीं मिली तो डेफिनेटली वो 2 कदम आगे जाएगा ना, तो उसको दूसरा स्टॉल लगा हुआ मिल जाएगा, तो वो उसके पास जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ना ये गुंजाइश नहीं है कि एक बार गलत हो गया तो मैं दोबारा सही बना दूंगा। नहीं, आपको एक ही बार में जब आपका पहले दिन स्टॉल लगेगा तो उसमें एक फिंगर लिकिंग गुड वाला टेस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा टेस्ट जो एक बार खाए वो बार बार आए। सिंपल सी बात है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप वो खुद बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना सकते तो उसके लिए आप शेफ हायर करिए। अब मेरे केस में क्या था, मैंने सबसे पहले एक शेफ हायर किया था और उसकी सैलरी थी भैया 15,000 रुपये, जो कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है क्योंकि ये 8 से 10 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे 15,000 रुपये एक अच्छा अमाउंट होता था। तो 15,000 रुपये उसकी सैलरी थी, बट हाँ वो क्वालिटी भी थी उस बंदे में, मतलब टेस्ट था उसके प्रोडक्ट में। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भैया कार्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ आती थी मेरी, तो उस 15,000 के शेफ से वो संभल नहीं पा रहा था। इनफैक्ट उसके साथ मैं भी काम करता था और मेरे फ्रेंड भी काम करते थे, फिर भी नहीं संभल रहा था क्योंकि सेल अच्छी खासी सेल थी भगवान की दया से हमारी। तो फिर उसके बाद हमें एक और शेफ हायर करना पड़ा जिसकी सैलरी थी 12,000। जो मेरा खुद का जो प्राइमरी शेफ था उसने अपने फ्रेंड को ही बुला लिया था। तो जो पुलिस में होगा उसके पुलिस वाले बहुत सारे दोस्त होंगे, जो डिफेंस में होगा उसके डिफेंस वाले दोस्त होंगे। तो इसी तरीके से जो शेफ होते हैं उनकी नॉलेज में बहुत सारे शेफ होते हैं, तो उसने अपने दोस्त को बुला लिया जिसकी सैलरी हमने 12,000 रुपये डिसाइड करी। तो इस तरीके से 2 शेफ हो गए थे हमारे पास। और उसके अलावा मेरे पास तंदूरी मोमोज भी थे, तो तंदूरी मोमोज के लिए भी उनको देखो कोयले पे सेकना पड़ता है तंदूरी मोमोज को, तो उसके लिए हमने एक स्पेशली लड़का रखा था क्योंकि भीड़ में रश टाइम में वो संभलता नहीं था कोयले में मोमोज को सेकने वाला काम। तो उसके लिए मैंने एक लड़का रखा था जिसको पर डे में 100 रुपये देता था। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि आपको शॉप में करना है, कार्ट में करना है, फूड ट्रक में करना है। अब बात आती है उसको परचेज करने की। तो अगर आप कार्ट में करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, कार्ट खरीद लेना है। अब कार्ट को खरीदने के 2 तरीके हैं। एक तो आप भैया OLX पे और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेल होता है, आप उनमें चेक कर लो। देखो अभी आप नए हो, आपको नहीं पता कि आप भैया कितना आगे तक लेकर जाने वाले हो इस बिजनेस को। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दो और उसके बाद आपको 2 महीने बाद लगने लगे कि यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी। इसलिए मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस की स्टार्टिंग में आपको किसी भी मशीन की तरफ तो ध्यान देना ही नहीं है। सब कुछ मैन्युअली पॉसिबल है, तो क्यों हम बिना बात के मशीनों पे खर्चा करें। पहले हम मैन्युअली स्टार्ट करें, स्टैंड कर लें। अगर हमें लगता है कि हाँ यार ये बिजनेस सही रिस्पांस दे रहा है, आपको लगे कि हाँ यार ये बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मेरी पर डे की सेल इतनी अच्छी है कि अब मेरे को मोमोज के पत्ते बेलने में टाइम खर्च नहीं करना है, क्योंकि मोमोज एक्चुअली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो मशीन में। वो तब करना जब आपका बिजनेस एक लेवल तक पहुंच जाए, स्टार्टिंग में नहीं। तो इसीलिए आपको कार्ड जो खरीदना है, आप सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं, आप नया भी खरीद सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप चाहो तो एक बार चेक कर लो OLX पे। हो सकता है कि यार किसी ने 2 महीने 3 महीने चलाया हो और उसके बाद वो बेच रहा हो, तो आपको अगर चला ऐसा मतलब कम यूज्ड वाला मिल जाता है तो आप खरीद सकते हो। और उसी काउंटर में 2 भट्टी बर्नर लगे होते हैं बड़े वाले, सो आप बेसिकली एक काउंटर खरीद लो। अगर आपको भैया फूड ट्रक में करना है तो आप उसके हिसाब से देख लो, और अगर आपको शॉप करनी है तो आप शॉप ढूंढ के उसको फाइनल कर लो। शेफ आपने हायर कर लिया, शॉप आपके पास हो गई, यानी कि फूड कार्ट आपने खरीद लिया। अब तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपको फूड कार्ट लगाना कहां पर है ये डिसाइड करना है।
अब फूड कार्ट लगाने के लिए आपको अपनी सिटी में सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाला एरिया देखना है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता हो, शाम के टाइम में लोग घूमने के लिए निकलते हो, कोई ऐसा बड़ा पार्क हो जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हो, कोई मेन रोड हो, कोई बस स्टैंड हो, कोई रेलवे स्टेशन के पास हो। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी सिटी में कौन सा बेस्ट पोजीशन है, कौन सा बेस्ट लोकेशन है जहाँ पर आपका बिजनेस सही से चल सकता है। वहाँ पर जाकर आपको डिसाइड करनी है जगह। और देखिए बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, दुकानें होती हैं, आप दुकान वालों से बात कर सकते हो कि मैं अपना छोटा सा कार्ट लगाऊंगा, आपको पर डे का 100 रुपये दे दूंगा। तो बहुत जगह ऐसे काम हो जाता है, तो आपको 3,000 रुपये महीना पड़ेगा मैक्सिमम। तो कुछ जगह पर क्या होता है, मंथली रेंट होता है। जैसे मेरे केस में क्या था, वो पंजाब की सबसे अच्छी जगह थी, यानी कि माल रोड आपने सुना होगा, कूल रोड, ठंडी सड़क। तो ठंडी सड़क में एक जगह थी, लोकेशन बहुत प्यारी थी भाई, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी शाम को वहाँ पर। तो मेरा जो काउंटर लगाने का जो रेंट था ना, वो 8,000 रुपये था। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके एरिया में किस तरीके से चल रहा है। अगर आपको मंथली बेसिस पे कोई ले रहा है, मंथली बेसिस पे ले लो। अगर वो डेली बेसिस पे कोई 100 रुपये 150 रुपये लेकर आपको अगर कार्ट लगाने की अनुमति दे रहा है, तो आप वैसे कर सकते हो। आपकी जगह फाइनल हो गई, कार्ट आपके पास आ गया, शेफ आपके पास आ गया। अब मेन आती है सामान खरीदने की। देखिए अब जो सामान आपको खरीदना है, हमारे केस में क्या था, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बट इतनी हम परफेक्शन नहीं था काम में। तो हमने क्या करा, अपने शेफ को साथ में ले गए, जो भी सामान खरीदना था। अब उसको सब पता था, तो कौन से, देखिए छोटे मोटे बहुत सारे बर्तन होते हैं, छोटी कढ़ाइयाँ चाहिए होती हैं, कटोरियाँ चाहिए होती हैं, कुछ पतीले चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें शेफ़ को पता होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोमोज़ का ही काम कर रहे हैं, तो मोमोज़ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रखनी है। आप एक काम कर सकते हो, आप 8-10 तरीके के मोमोज़ रख सकते हो। अब मेरा क्या था, हम जैसे फेस्टिवल में हमने पूरे कार्ट का जो है डेकोरेशन करते थे, झालर लगा देते थे, उस पर लाइटनिंग प्रॉपर कर रखी थी हमने। इसके अलावा स्टैंडी हमने लगा रखी थी रोड के सामने, जो कि कंप्लीटली डिस्प्ले करता था हमारे सारे प्रोडक्ट्स को, और प्राइस सारा मेंशन कर रखा था हमने, ताकि दूर से देखने के बाद कंफ्यूजन ना रहे किसी भी कस्टमर के अंदर। वो सीधा आए, हमारे मोमोज को ट्राई करे, और जो भी अमाउंट है वो सीधा देकर चला जाए। बार बार ना पैसे पूछने का झंझट, और इतनी भीड़ में हमारे पास टाइम ही नहीं होता था कि हम किसी को बताएं कि भैया स्टीम मोमोज कितने रुपए प्लेट है। एंड आई थिंक हमारी 30 रुपए की स्टीम मोमोज की प्लेट थी। तो अगर आप शेफ हायर कर रहे हैं, तो सारा सामान खरीदने के लिए फर्स्ट टाइम आपको शेफ को साथ में लेकर जाना है, क्योंकि आप खरीद लाओगे, फिर वो बोलेगा कि ये सामान कम है, वो सामान कम है, तो आप बहुत भागदौड़ होती रहेगी आपकी मार्केट की तरफ। तो ऐसा नहीं करना, उसको साथ में ले जाओ, सारा सामान एक ही बार में खरीद कर ले आओ। बट अगर आप शेफ हायर नहीं कर रहे, तो थोड़ी सी हिंट मैं आपको देता हूँ आपको क्या क्या सामान खरीदना है। सबसे पहले आपको लेना है मोमो पॉट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक बड़ा मोमो पॉट ले सकते हो। इसके अलावा चाहिए होंगे आपको 2 चिमटे यानी कि टोंग। इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा कमर्शियल गैस कनेक्शन। अब आप नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं चाहते होगे कि आपके बिजनेस में कोई दिक्कत आए, कोई आपकी कंप्लेंट करे, तो ये डोमेस्टिक कनेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो कि आप कमर्शियल गैस कनेक्शन ले लो। इसके अलावा आपको एक कढ़ाई चाहिए होगी और स्टेनर चाहिए होगा फ्राई मोमो को फ्राई करने के लिए और उनको निकालने के लिए। इसके अलावा आपको एक पतली कढ़ाई चाहिए होगी नूडल्स बनाने के लिए, अगर आप नूडल्स रखते हैं तो। इसके अलावा आपको डिस्पोजेबल कुछ बर्तन चाहिए होंगे, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई, कप हो गए, बाउल हो गए, स्पून्स हो गए। इसके अलावा आपको नैपकिन स्टैंड चाहिए होगा और नैपकिन्स चाहिए होंगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आप देखिए, मैं आपको कहूँगा, चाहे आपका कार्ट है, शॉप है, चाहे आपका फूड ट्रक है, आपको क्लीननेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर आप एप्रन ले लो, हैंड ग्लव्स ले लो और डिस्पोजेबल कैप्स ले लो, और आपके ये जो शेफ है ना, इसको ये पहनाना है। इसके अलावा आपको एक बड़ा चॉपिंग बोर्ड लेना है, बड़े 2 चाकू लेने, प्लास्टिक की कुछ बास्केट्स लेनी है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, अपने जो भी फूड है उसको डिस्प्ले करने के लिए। और साथ ही में आपको कुछ एक स्टील के कंटेनर चाहिए होंगे चटनी वगैरह को डालने के लिए, मेयोनीज वगैरह को डालने के लिए। इसके अलावा आपको चाहिए होगा कद्दूकस करने वाला चाहिए होगा, आपको पनीर को कद्दूकस करने के लिए, पनीर मोमोज के लिए। इसके अलावा आपको पतीला चाहिए होगा, 2 बड़े साइज के पतीले आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको पलटा चाहिए होगा और कड़छी चाहिए होंगी 2-3, यानी कि जो बड़े स्पून्स आते हैं वो। इसके अलावा आपको नॉनस्टिक तवा लेना होगा, अगर आप स्प्रिंग रोल भी रखते हैं तो। अब यहाँ पर मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए, मैं यहाँ पर अपने बिजनेस को साथ में कोलैब करके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैंने क्या क्या किया था और आपको हिंट्स मिलती रहे। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर आप मोमोज का बिजनेस कर रहे हो या कोई भी फास्ट फूड का बिजनेस कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम 3 चीज़ों के साथ जरूर सर्व करो। देखो, ये जो चटनी होती है ना, इंडिया में ये लोग बहुत चटकारे लगाकर खाते हैं, और ये अगर आपके प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस है ना, तो वो आपकी चटनी कवर कर देती है, अगर आपकी चटनी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी है तो यहाँ पर हम अपने मोमोज को सर्व करते थे लाल चटनी के साथ, जो कि बेसिकली करनी है, जिसको आप शेजवान सॉस भी बोल सकते हैं, वो लाल चटनी। इसके अलावा हम एक हरी चटनी, जो धनिया पुदीना हरी मिर्ची की जो चटनी होती है वो, और इसके अलावा हम मेयोनीज के साथ सर्व करते थे। तो ये हम तीनों चीज़ें देते थे, जिसकी वजह से लोगों का जो टेस्ट है ना, वो इन्हेंस हो जाता था। एंड बेसिकली ये चटनी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ये चटनी मैं खुद बनाता था, तो आप इससे समझ लीजिए। और यहाँ पर मैं जो क्लीननेस की बात कर रहा था ना, वो मैं आपको बता दूँ। देखो,
जो मेरा कार्ट था, कार्ट के पीछे हमारा एक टेबल लगता था और टेबल में हमारी 4 कुर्सियां और कुछ एक स्टूल्स रहते थे। जब हमने काम शुरू किया ही है तो किस बात की शर्म करनी है हमें। तो मैं बेसिकली क्या करता था, मेरा मेन फोकस रहता था कि जो टेबल है उसमें कोई भी कस्टमर अपनी प्लेट अगर छोड़कर जा रहा है तो वो मेरे को डस्टबिन में डलवानी है। चाहे मैं अपने स्टाफ को बोल देता था, चाहे मैं खुद कर देता था, बट वो वहाँ से टेबल क्लीन रहना चाहिए हमेशा, ताकि कस्टमर ये देखकर कभी ना चला जाए वापस कि यार टेबल में बहुत गंदगी है, यहाँ बैठकर नहीं खाएंगे। नहीं, चाहे कार्ट हो। अब वो तो ट्रेंड चला गया यार कि लोग कार्ट में प्रीफर नहीं करते हैं खाना, बहुत सारे लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कार्ट है, फूड ट्रक है, कुछ भी है, बट अगर आप क्लीननेस को मेंटेन कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपके पास कस्टमर आएंगे और आपसे फूड भी खाएंगे। और लोग हमें सजेशन भी देकर जाते थे, जैसे सर्दियों के टाइम पे लोग कहते थे कि आप बोन फायर लगा लो, और हमने क्या कर रखा था, हमने काउंटर पे ना म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा था। एंड इवनिंग में छोटे से, मतलब एक बहुत प्यारे प्यारे सुंदर से सॉन्ग्स बजते रहते थे जो एक बहुत अच्छा फील देते थे। तो भैया आप अपने माहौल को किस तरीके से रखते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लीननेस पे एंड एक जो होता है ना एनवायरनमेंट बनाना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये ज़रूर कर दो। और कस्टमर से इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो, ताकि एक फैमिली बिहेवियर बन सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब आप कार्ड खोल रहे हो तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तो नहीं बताने वाला हूँ, बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात। तो मैं जब अपने काउंटर पर जाता था ना, तो मैं 15 कपड़े लेकर जाता था क्लीनिंग के लिए, कि टेबल पर क्लीन करने के लिए। ये नहीं कि यार सॉस गिरा हुआ और उसी गंदे कपड़े को हम घुमाए जा रहे हैं। तो आप इससे समझ लो मैं 15 कपड़े लेकर जाता था, ताकि क्लीनिंग में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था। मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, वो हुआ था 95 to 1 लाख रुपीस, दैट्स इट। 1 लाख रुपए में स्टार्ट हुआ था। वो भी मैंने काउंटर सेकंड हैंड खरीदा था लुधियाना से जाकर, और वो काउंटर बहुत सही कंडीशन में था। किसी ने 2 या 3 महीने चलाया था और उसके बाद वो कनाडा जा रहा था जिसका वो काउंटर था, तो मैंने उससे परचेज कर लिया था और OLX पे ढूंढने के बाद मुझे वो मिल गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें तो नए काउंटर की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे को शायद 35,000 के आसपास का काउंटर पड़ा था, वो भी मोटी चादर का, पूरा प्योर स्टील का था, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप नया लेते हैं तो वो 45 से 50 हज़ार में आपको मिल जाएगा। अब ये सारे काम होने के बाद आपको बनवाने लाइसेंस। अब यहाँ पर लाइसेंस, बहुत ज़्यादा लाइसेंस आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो भैया FSSAI सर्टिफिकेट, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगी नगर निगम की एक पर्ची, अगर आप कार्ड लगा रहे हो तो। लेकिन अगर आप कार्ड लगा रहे हो किसी की जमीन पे, किसी की शॉप के आगे, तो आप नगर निगम से पर्ची अगर नहीं भी लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं नगर निगम की पर्ची कटवाने के लिए गया था, बट उस टाइम पे नगर निगम ने जो स्टॉल्स हैं वो उनको स्ट्रीट पे लगाने पे होल्ड कर रखा था, तो अभी बंद चल रहा था। तो क्या करूं, मैं धंधा ना करूं अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मैं गया नगर निगम में, वो पर्ची नहीं कटी, तो मैंने तब भी स्टार्ट किया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जितना मैं समझता हूँ मैंने खुद किया हुआ है और किसी तरीके की कोई परेशानी मुझे नहीं आई है। बट आप कोशिश कर सकते हो कि आप दोनों ले लो। अगर नहीं भी मिलता है तो आप एटलीस्ट FSSAI सर्टिफिकेट लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको किराने का सामान खरीदना होगा और साथ में बहुत सारी सब्जियां खरीदनी होंगी, जो कि आपको ओपनिंग से 1-2 दिन पहले ही खरीदनी है सब्जियां। बट किराने का सामान आप खरीद सकते हो। अब बहुत टाइम पुरानी बात है, बट मोस्टली चीजें मुझे याद थी क्योंकि मैं इतनी जल्दी भूलता नहीं हूँ। तो वो सारी चीजें मैंने बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए। देखिए, अगर हम बात करें सब्जी की, तो सब्जियों में आपको बहुत कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, और ये सब्जियां आपको खरीदनी है ओपनिंग से 1 दिन पहले, ताकि ये खराब ना हो। अगर सर्दियां तो ठीक है, अगर गर्मियां तो आपको डेफिनेटली 1 दिन पहले ही खरीदनी है। अब सब्जियों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पत्ता गोभी खरीदना है, अनियन खरीदना है, पनीर आपको लेना पड़ेगा, तो आप ये खरीद सकते हो। इसके अलावा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटो, लेमन, कैप्सिकम, इसके अलावा धनिया, पुदीना और दही, ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी है। सब्जी के अलावा मैंने इसमें पनीर, दही ये ऐड कर दिया, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर हम बात करें दोस्तों किराना के सामान की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो किराने का सामान है वो आपको होलसेलर से खरीदना है, और जो सब्जियाँ हैं वो आपको बड़ी मंडी से खरीदनी है। जो कि मैं आपको बताऊँगा, जो सब्जियाँ हैं वो हम हर दिन सुबह बड़ी मंडी जाकर खरीदते थे, और जो किराने वाला है हमने उससे बात कर रखी थी होलसेलर से, और वो हमारे घर पे सारा सामान पहुँचा देता, क्योंकि हम बल्क में ऑर्डर देते थे। भैया मैदे की बोरी आती थी सीधा हमारे पास, कट्टा आता था, अरारोट का कट्टा हमारे पास आता था। तो बेसिकली आपको यहां पर लेना होगा मैदा, अरारोट, विनेगर, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस। अब ये जो सोया सॉस है, टोमेटो सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, रेड चिली सॉस है, इन सबको यूज किया जाता है आपके नूडल्स बनाने में, मैक्रोनी बनाने में। अगर आप ये सब रख रहे हो तब तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सब नहीं रख रहे हो, सिर्फ मोमोज का काम है, तो ये सब आप हटा सकते हो। बट अगर आप ग्रेवी मोमोज रख रहे हो तब भी आपको ये लेने पड़ेंगे। इसके अलावा भैया सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का, यानी कि काले मिर्च के पाउडर का, तो काले मिर्च का पाउडर आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सूखी लाल मिर्च लेनी पड़ेगी,
जिससे कि आप लाल चटनी में डालोगे जिसको। इसके अलावा आपको रिफाइंड ऑयल लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जब मैं रिफाइंड ऑयल लेता था तो जो होलसेलर था उसने मुझे बताया उसके पास दो तरीके के रिफाइंड ऑयल थे, एक था विभोर का और एक था फॉर्च्यून का। जो विभोर का रिफाइंड ऑयल था वो 73 रुपीज़ पर लीटर पड़ता था और जो फॉर्च्यून का था वो 95 रुपीज़ पर लीटर पड़ता था। मैं ये प्राइस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, बट हाँ आज की डेट में ये प्राइस नहीं होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत पुरानी बात है, बट जो प्राइस उस टाइम पे मैं लेता था मैंने आपको बता दिया, आज की डेट में आप पता कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे ऑयल्स आते हैं जो आपको सस्ते मिल जाएंगे बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो कोशिश करो आप फॉर्च्यून का ले लो यार, 8-10 रुपए का फर्क होगा पर लीटर पे। इसके अलावा आपको अमचूर पाउडर चाहिए होगा और आपको नूडल्स चाहिए होंगे, अगर आप नूडल रखते हो, मैक्रोनी चाहिए होगी अगर आप मैक्रोनी रखते हो। तो मैं जिस होलसेलर से लेता था ना वो उसके पास ये सारी चीज़ें थी, वो नूडल्स भी रखता था फ्रोजन, मैक्रोनी भी रखता था। तो नूडल जो आपको लेनी है वो बारीक वाली लेनी है, महीन वाली लेनी है, उसकी सेल अच्छी होती है, वो मोटी वाली नूडल ज़्यादा नहीं बिकती है। ऐसा मेरे शेफ ने बोला था और सच में वो बात रियलिटी थी। जो मोटी वाली नूडल होती है वो इनफैक्ट मुझे भी पसंद नहीं है, जो पतली वाली बारीक नूडल होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अब वो कुछ नंबर बोलता था, वो 1 नंबर नूडल या 0.5 ऐसा कुछ नंबर था, वो मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। इसके अलावा आपको सोयाबीन का चूरा चाहिए होगा मोमोज में फिलिंग के लिए। इसके अलावा आपको मेयोनीज चाहिए होगी, चाट मसाला चाहिए होगा और अजीनोमोटो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट में डलता ही है। हालांकि ये थोड़ा सा हानिकारक होता है बट आप बिजनेस कर रहे हो, आपको टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, सो आपको अजीनोमोटो भी लेना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी। अब मोमोज को बनाने के लिए मैं आपको जैसे कि बता चुका हूं मशीनें बहुत मिल जाएंगी, बट वो मशीनें अगर आप फ्रोजन मोमोज का बिजनेस करने वाले हो, बेसिकली आप मोमोज को बनाकर लोगों को कार्ट में, शॉप में, कैफेज को, रेस्टोरेंट को सप्लाई करना चाहते हो, तब आप मशीन लेके फ्रोजन मोमोज का काम कर सकते हो। बट अगर आप स्टॉल लगा रहे हो, एक छोटी सी दुकान खोल रहे हो, एक फूड ट्रक में कर रहे हो, तो आपको मशीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं फ्रोजन मोमोज के बिजनेस के बारे में आपको बताऊं, कौन कौन सी मशीन है, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए डेडिकेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो चैनल पे आ जाएगा। इसके अलावा आपको कार्ट शुरू होने से पहले आरओ वाटर वाले से भी बात करनी होगी, क्योंकि देखो ये स्पाइसी फूड है, आपके कस्टमर को डेफिनेटली पानी भी चाहिए होगा। सो आप आरओ वाटर वाले से बात कर सकते हो। मेरे केस में क्या था, मैंने कैंपर लगवा रखे थे जो कि हर दिन एक कैंपर आ जाता था, कभी कभी 2 लग जाते थे संडे वाले दिन, तो वो 15 रुपए का एक कैंपर आता था, वाटर कैंपर। तो आप वो उससे बात कर लो आरओ वाटर वाले से और वाटर कैंपर भी लगवा लो। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अब देखो कार्ट लगा रहे हो तो आप डीप फ्रीजर या वेजिकुलर या फ्रिज तो रखने नहीं वाले हो। सो आप क्या कर सकते हो, आप आइस बॉक्स रख सकते हो जिसमें आप एक छोटी सी आइस की सिल्ली, अब अगर आप मार्केट में कार्ट लगा रहे हो तो मार्केट में एक बहुत सारे लोग हैं जो बर्फ देने आते हैं रात को, जैसे शाम को हम जहां पर लगाते थे अपना कार्ट, तो वहां पर शाम को एक बाइक से आता था, बाइक के पीछे उसने ट्रॉली बना रखी थी और वो बर्फ की बड़ी सिल्ली लेकर आता था और सबको तोड़ तोड़ के देता था। तो उससे आप 10 रुपए की सिल्ली खरीद लो, आइस बॉक्स में डाल लो 10-20 रुपए की, और उसमें आप सारी ड्रिंक्स रख सकते हो, यानी कि कोक, फेंटा, स्प्राइट, आइस टी, फ्लेवर्ड लस्सी, फ्रूट बियर, जो भी आपके यहाँ चलती है, एनर्जी ड्रिंक, वो सब कुछ आप उस आइस बॉक्स में रखो ताकि आपकी सेल थोड़ी बहुत बचे। इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन तो आपको नहीं मिलता, बट हाँ आपके कस्टमर कहीं और से खरीदेंगे उससे बेहतर वो आपसे ही खरीदें। क्योंकि मेरे केस में क्या था, जैसे कार्ट हमने रखा हुआ है तो वो कहीं और से जाके कोक की बोतल लेकर आते थे, तो हमने बोला हम यार क्यों नहीं रख सकते, तो हमने सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें लगा कि आइस बॉक्स ले लो, और आइस बॉक्स में हमने कोक, फेंटा, स्प्राइट, आइस टी, कोल्ड कॉफी, ये सारी चीजें हमने रख ली थी। तो आप ये भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं, आपका चाहे कार्ट है, शॉप है, फूड ट्रक है, कुछ भी है, अगर कोई फेस्टिवल है ना, आप सजा दो, आप अपने कार्ट को सजा दो, आप अपने फूड ट्रक को सजा दो। अब इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा तो होने नहीं वाला है। अगर आपका फूड ट्रक है, आप बैलून्स नहीं लगा सकते, थोड़े से बैलून्स लगा दो, डेकोरेट कर दो, थोड़ी सी लाइटनिंग बढ़ा दो, बस। हमने क्या किया, हमारे टाइम पे क्रिसमस था, तो क्रिसमस से 1 महीना पहले ही हमने एक बैनर बाहर लगा दिया था कि वी आर लॉन्चिंग चॉकलेट मोमोज ऑन दी फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस ईव। इस तरीके से हमने कुछ लिखवा के उस पर लगा दिया था और चॉकलेट मोमोज के फोटो लगा दिए थे। तो सब लोग जो कस्टमर आ रहे थे वो हर पूरे महीने वो लगा रहा फ्लेक्स, और लोग हमसे पूछते रहे कि भैया चॉकलेट मोमोज कब आ रहे हैं। हमने कहा सर क्रिसमस से 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाएंगे। तो फेस्टिवल से 1 हफ्ता पहले हमने चॉकलेट मोमोज शुरू कर दिए, जिसको हम चॉकलेट कंपाउंड से और ब्राउनी से, चॉकलेट ब्राउनी से बनाते थे, और उसको चॉकलेट सिरप के साथ, मतलब आइसक्रीम के साथ, यानी कि वेनिला आइसक्रीम के साथ चॉकलेट सिरप स्प्रेड करके उसको सर्व करते थे, और उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, फेस्टिवल पे लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, अगर उनका रिस्पांस अच्छा है तो उनको परमानेंट मेन्यू में ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। और ये चीज जरूर करना कि फेस्टिवल पे डेकोरेशन जरूर कर लो, चाहे आपका कार्ट हो, फूड ट्रक हो, शॉप हो। अब मैं आपको इस पूरी वीडियो का सार कुछ ही पॉइंट्स में बताया था। देखो दोस्तों, जब मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था हमने, तो मेरी दिन की शुरुआत कैसे होती थी, सुबह 5 बजे के आसपास उठना, फ्रेश होने के बाद सबको उठा के एक चाय पीते थे, और कुछ भी ब्रेड टोस्ट कुछ भी लेने के बाद हम अपने काम पे लग जाते थे। एंड बहुत मेहनत वाला काम होता था। एक ये समझ लीजिए कि वो जो मैंने कोठी रेंट पे ले रखी थी, उसका फर्स्ट फ्लोर पूरा मेरे पास था, उसमें 2-3 कमरे थे, ऊपर बहुत बड़ा बरांडा था जिसमें हमारे मोमोज वगैरह बनते थे।
और काश उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल होता तो मैं आपको ढंग से दिखा पाता कि कितनी मेहनत होती है। इतने बड़े बड़े बर्तन जो कि काले हो जाते थे भाई साहब, परेशान हो जाते थे हम। मेहनत बहुत है इस काम में यार। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप बहुत आराम से मोमोज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, मैं पैसे की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरी पर डे की जो सेल थी वो कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 10,000, 10,000 के आसपास रहती थी। 8-10, 8-10, 8-10 इतना चलता था। हमने इस सेल को 10,000 से ऊपर करने के लिए डोसा भी स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली डोसा हमारा नहीं चला। अब ऐसा नहीं कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो सारे प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे आपको, नहीं हो पाया। हमने सोचा था, हमारी ये थिंकिंग थी कि हम अगर डोसा भी स्टार्ट कर देते तो हमारी सेल 12 से हम क्रॉस कर देंगे। हमें चाहते थे कि हम पर डे 12 से ऊपर चले जाएं, बट वो नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हुआ, हमारा डोसा बिकता नहीं था। सो बट मोमोज और ये सारा फास्ट फूड सेल करने के बाद हमारी पर डे की जो सेल थी वो 10 से 11,000 के आसपास थी। 8,000, 9,000, 10,000 इतनी चलती थी, इसी रेंज में रहती थी। सो अब इससे अगर 50% का भी हमारा एक्सपेंस निकाल लो ना, तब भी हमारा आप समझ सकते हो कि 5 से 6,000 रुपये पर डे बचते थे। किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे, पार्टनरशिप पे था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी, वो पुरानी वीडियो में मैंने कंप्लीट बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो। उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो बिजनेस मुझे वाइंड अप करना पड़ा। बट हाँ, वो मेरे इनिशियल स्टेज थी, लर्निंग स्टेज थी, बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना इन्वेस्ट किया था उससे 3 गुना 4 गुना नहीं, 10 गुना ज़्यादा पैसा मैंने कमा लिया था कुछ ही महीनों में। तो मेहनत है, बट हाँ पैसा भी अच्छा है इसमें, क्योंकि ये बहुत बिकता है यार। फास्ट फूड लोग बहुत इंजॉय करते हैं, एंड इंडिया में तो फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाना। सो आप डेफिनेटली इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे और बहुत अच्छे अच्छे फूड बिजनेसेस बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे मैकडॉनल्ड्स के एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने मैकडॉनल्ड्स कब ज्वाइन किया था, किस पोजीशन पे ज्वाइन किया था और किस पोजीशन में मैंने छोड़ा था, मैं आपको इतना बता दूं, मैंने असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद मैकडॉनल्ड्स को छोड़ दिया था। क्या बेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं जो मुझे मैकडॉनल्ड्स की बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मैकडॉनल्ड्स का पूरा प्रोसेस, सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा कंप्लीट डिटेल में। जैसे मैंने ये आपको बताया था कि चाय सुट्टा बार की तरह आप अपना चाय का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं बिना फ्रेंचाइजी के, उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। अगर आप मैकडॉनल्ड्स के मेरे करियर को, मेरे जर्नी को जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।